हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में और उसके टाइप्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिकल स्टेट वेरिएबल्स और इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। ओके, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल और इक्वेशन ऑफ स्टेट के बीच के रिलेशन के बारे में। ओके, तो ये चैप्टर्स ये टॉपिक समझने से पहले आपको बता दूं कि आपके जो पुराने जो लॉजिक हैं, जो भी आपने इसके पहले के चैप्टर में पढ़े थे, वो क्लियर होने चाहिए। ओके, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। आज के लेक्चर में लेने वाली ज़्यादातर टॉपिक्स हमारे हुए हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं हमने। बस उसी को एक दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे तरीके से हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल से। तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, तो यहाँ पे जो वेरिएबल शब्द है वो इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, या फिर उसको हम फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ओके, तो जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, ये सारी हो गई यहाँ पे वेरिएबल्स या प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब यहाँ पे हम। और इसे थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल इसलिए कहा गया है क्योंकि इन वेरिएबल की वैल्यू पता करके आप अपने सिस्टम के बारे में जान सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपको टेम्परेचर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो आप समझ जाओगे कि आपके जो भी सिस्टम है, आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम है। ओके, सिस्टम मीन्स थर्मोडायनामिक सिस्टम मीन्स आपकी जो भी गैस है किसी चेम्बर में इनक्लोज की हुई जो भी आपने उसमें किसी चेम्बर में अगर गैस इनक्लोज की हो तो वो हमारा सिस्टम है यहाँ पर, समझ लीजिए थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर आपको पता चल गया, तो आपको आपके सिस्टम, आपके थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में उसकी स्टेट पता चल गई, उसकी अवस्था पता चल गई। ओके, तो यही होता है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स में। चलिए उसको आगे पढ़ते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम चेंजेस, जब आपके सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है। अब टेम्परेचर कब चेंज होगा, अगर वो एनर्जी गेन करता है या फिर एनर्जी रिलीज़ करता है तो उसकी जो बाकी जो उससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रेशर, ओके, उसके साथ वॉल्यूम। ओके, टेम्परेचर तो चेंज होगा ही। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज़। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। We can define the term properties of thermodynamic system first। सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स में प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं ये सबसे पहले हम समझेंगे। तो प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल या फिर थर्मोडायनामिक स्टेट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इस रेड बॉक्स में हमें दी हुई है। तो ये बात आप नोट कीजिए कि रेड बॉक्स में जो भी दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में आपको दिखता है वो मोस्टली एक तो एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये जो रेड बॉक्सेस में जितनी भी चीज़ें हैं, रेड या ब्लू बॉक्सेस में वीडियोस में, वो सारी इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हें समझना है। ओके, ये बाकी का जितना भी दिया हुआ जो भी डिस्क्रिप्शन है वो इसलिए है ताकि आप इस रेड बॉक्स या फिर ब्लू बॉक्स जो है उसके अंदर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर दी हुई चीज़ों को समझ सके। ओके, तो क्या है डेफिनेशन, ए मेजरेबल प्रॉपर्टी of system which of a system when the system is in equilibrium, okay, is also called as state variable of the system। also की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो नोट्स में आपको also नहीं लिखना है यहाँ पर। तो ऐसी मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी सिस्टम की, ओके, जो आप मेज़र करते हो उस टाइम जो आपका सिस्टम होता है इक्विलिब्रियम में, उसे ही हम स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम कहते हैं। फिर से एक बार, मेजरेबल प्रॉपर्टी सिस्टम की, जिसे आप मेज़र कब करोगे, जब आपका सिस्टम रहेगा इक्विलिब्रियम में, उसे ही हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल प्रेशर। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आपके सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, वो चेंज नहीं हो रहा। तो आगे चल के हम और इक्विलिब्रियम के टाइप पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आप फिलहाल तो यही ध्यान में रखिए कि इक्विलिब्रियम में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, तो
उस वक्त आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेज़र कर सकते हो, ओके, जो कि खुद भी कांस्टेंट रहेगी, वो रहेगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी और मास ऑफ द सिस्टम। तो ये जो भी वेरिएबल्स हैं, ओके, ये हम यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, ओके। और ये जितने भी सारे जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई और मास ऑफ द सिस्टम हो गया, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, ये सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, दीज आर द मेजरेबल प्रॉपर्टी, और इसे ही हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम कहते हैं। इसे ही हम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम भी कहते हैं, या फिर हम उन्हें एक्चुअली में बुलाते हैं स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। तो इन जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास ऑफ द सिस्टम की वैल्यूज़ आपको अगर आपको पता है तो आप अपने सिस्टम की स्टेट को क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, ओके, कि आपके सिस्टम की अवस्था कैसी है, ओके। तो दैट्स इट। तो फिर से एक बार, स्टेट वेरिएबल हम किसे कहते हैं, ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़, ओके, सिस्टम की जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं जब हमारा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल, ओके, या फिर प्रॉपर्टीज़ या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ये दो टाइप हैं, ओके, एक है एक्सटेंसिव, ओके, और एक है इंटेंसिव। तो सबसे पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तो इन रेड बॉक्सेस में इनकी डेफिनेशन दी हुई है। तो इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द सिस्टम। तो जो आपके इंटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं वो साइज़ ऑफ द सिस्टम के ऊपर निर्भर नहीं रहते, ओके। तो आपके सिस्टम का साइज़ बढ़े, आपका सिस्टम का साइज़ अगर बड़ा हो या छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटेंसिव वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल डिपेंड करता है साइज़ ऑफ द सिस्टम के ऊपर। इसका मतलब अगर आपके सिस्टम का साइज़ अगर बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ओके, तो उसका तो एक्सटेंसिव वेरिएबल की जो क्वांटिटी है, ओके, या फिर जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे हम कंसिडर करेंगे, समझ लीजिए एक सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम है। अब क्या करेंगे हम, लेट दिस सिस्टम डिवाइड इनटू 2 इक्वल कंपार्टमेंट। अब हमने क्या किया, हमारे सिस्टम को 2 इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। तो समझ लीजिए कुछ इस तरीके से ये हमारा सिस्टम हो गया और इसको हमने 2 इक्वल कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, ओके। तो इसके अंदर हमारी गैस भरी हुई है, इसके अंदर हमारी गैस भरी हुई है, ओके। तो इस तरीके से और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 इक्वल हाफ में। ये पहला हाफ हो गया और ये दूसरा हाफ। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें बदलेंगी इन सब में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो प्रेशर है P, ओके, उसमें जो टेम्परेचर है T और जो डेंसिटी है, ओके, ये सारे सेम रहेंगे दोनों कंपार्टमेंट में। आप पहले कंपार्टमेंट में प्रेशर मेज़र करो, दूसरे कंपार्टमेंट में प्रेशर मेज़र करो, प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, ओके। टेम्परेचर मेज़र करो, दोनों कंपार्टमेंट में सेम रहेगा। डेंसिटी मेज़र करो, दोनों कंपार्टमेंट में सेम रहेगी, ओके। तो ये सारे हो गए यहाँ पर इंटेंसिव वेरिएबल, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू मैग्नीट्यूड पे सिस्टम के साइज़ के ऊपर निर्भर नहीं करती, ओके। सिस्टम का साइज़ कितना भी हो, ओके, ये जो वैल्यू है वो रहेगी फिक्स, ओके। अब उसके बाद अब नेक्स्ट है जो भी टोटल मास है सिस्टम का, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, ओके, सिस्टम की, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी इन 2 पार्टीशंस में, ओके। तो ये यहाँ पे जो मास है और जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, वो क्या है यहाँ पे, वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, समझ लीजिए आधे मॉलिक्यूल इधर चले गए, आधे मॉलिक्यूल इधर चले गए, तो मास क्या होगा, इधर आधा मास बढ़ गया, इधर आधा मास बढ़ गया, ओके। तो मास जो है सिस्टम का वो अब चेंज हो गया है, जैसे ही हमने सिस्टम का पार्टीशन किया, ओके। तो दोनों पार्टीशन में आधा आधा मास जाएगा। इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी निर्भर करती है मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ पर, ओके। तो मॉलिक्यूल अगर बढ़ गए तो उनकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ चेंज हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी ईजी कि हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी निर्भर नहीं करती साइज़ ऑफ द सिस्टम के ऊपर, ओके। तो जिसका एग्जांपल है प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी। और जो
हमारी जो एक्सटेंसिव वेरिएबल है, ओके, या फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो निर्भर करती है साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर। फॉर एग्जांपल मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के 3 टाइप हैं। हम ऑलरेडी उसमें से एक टाइप पढ़ चुके हैं जो कि है थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। थर्मल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ओके, इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली। अब कोई भी सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, ये हम कब बोल सकते हैं, जब आपके सिस्टम में ये 3 इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम आपका सिस्टम अटेन करता है, ओके, या फिर ये तीनों इक्विलिब्रियम आपके सिस्टम में है, तभी आप कह सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हमें पता है, ओके। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो दूसरे टाइप्स है इक्विलिब्रियम के, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा देखेंगे हम इसमें भी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम के टाइप से, जो कि है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की लगभग 3 डेफिनेशंस हैं हमारे पास, हम तीनों देखेंगे। आपको जो ईजी लगे उसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। So mechanical equilibrium, when there is a no unbalanced force within the system, ओके। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए कि जो भी आपका सिस्टम है उसके ऊपर उसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, ना कि सिस्टम के अंदर, ओके, ना कि बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो इस समय हम उस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या है डेफिनेशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की? जिस समय हमारे सिस्टम पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, ना कि सिस्टम के अंदर, ना कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ओके, या फिर सिस्टम के बाहर भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके की इक्विलिब्रियम में अगर हमारा सिस्टम है, या फिर इस तरह की कंडीशन में हमारा सिस्टम है जहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर ना ही कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, ना ही उसके बाहर, मीन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ओके। दैट्स इजी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है देखते हैं। द सिस्टम इज ऑल्सो सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम and between the system and its surrounding is the same, ओके। तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कि ये कहती है कि हम कब कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, जब जो भी प्रेशर एक्ट हो रहा है आपके सिस्टम में थ्रू आउट सिस्टम के अंदर, हर सिस्टम के अंदर किसी भी जगह पे आप देखिए तो वहाँ पे जो भी प्रेशर की वैल्यू है और जो भी प्रेशर की वैल्यू है आपके सिस्टम के बाहर, मीन्स सराउंडिंग में, ओके, तो वो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए। मतलब जो प्रेशर का जो भी मैग्नीट्यूड है, तो समझ लीजिए ये आपका सिस्टम हो गया, तो इसके अंदर आप कहीं पे भी प्रेशर मेजर कीजिए, ओके, आपको यहाँ पे प्रेशर की जो वैल्यू मिलेगी वही आपको प्रेशर की वैल्यू बाहर भी मिलेगी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ओके, बाहर या फिर बाहर, ओके। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। सिंपल सी बात है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस है तो वहाँ पे किसी तरीके की मोशन होगी। अगर मोशन हुई तो वहाँ पे फोर्स भी आएगा। तो सेम ये डेफिनेशन पहली डेफिनेशन से ही मेल खाती है, क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहाँ पे फोर्स एक्ट होगा, ओके, फोर्स एक्ट होगा, तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते उसको अपन, ठीक है। जो पहली डेफिनेशन, जो हमारी दूसरी डेफिनेशन है वो कंसिस्टेंट है हमारी पहले डेफिनेशन से, ओके। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हेनेवर सम अनबैलेंस फोर्स एग्जिस्ट विद इन द सिस्टम दे विल गेट न्यूट्रलाइज विद द टाइम टू अटेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है शुरुआत में, क्या होता है कि अगर समझ लीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया और उसमें गैस भर दी, ओके, उसमें गैस भर दी हमने, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे, ये कुछ देर तक
यहाँ पे हमें अनबैलेंस फोर्सेस देखने को मिलेंगे पार्टिकल पार्टिकल के बीच में। ओके, बहुत रैपिड मोशन होगा वहाँ पर। ओके, तो समझ लीजिए कि हमारी गैस हॉट है उस टाइम। ओके, और उसके बाद क्या होगा, गैस धीरे धीरे कोल्ड होगी, तो जो ये जो उथल पुथल है इसके अंदर जो भी मोशन चल रही है मॉलिक्यूल्स की, वो भी क्या होगी, दैट विल बी स्लोज डाउन। ओके, वो स्लो डाउन हो जाएगी। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रेशर है आपका, कहीं पे भी मेजर कीजिए इस चेम्बर के अंदर, जब आपकी इस चेम्बर के अंदर की जो भी उथल पुथल है, जो भी मोशन है, रैंडम मोशन है आपके मॉलिक्यूल की, वो रुक जाएगी। ओके, तो उस समय आपका जो भी सिस्टम है, आप बोल सकते हैं कि वो उस समय मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो बॉक्स में दिया हुआ है, ये आपको वही बता रहा है कि जो भी अनबैलेंस फोर्सेस है आपके सिस्टम के अंदर, ओके, जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं होते, हम इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से देख रहे हैं कि इस आपके जो भी सिस्टम के अंदर जो भी अनबैलेंस फोर्सेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ओके, अगर मॉलिक्यूल्स वॉल के बीच में, तो वो जब तक न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते तब तक आपका सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा। और अगर वहाँ पे कोई अनबैलेंस फोर्स है, ओके, और वो न्यूट्रलाइज हो गया, वो गायब हो गया, ओके, गायब इन द सेंस वो न्यूट्रलाइज हो गया, ओके, धीरे धीरे, तो उस समय आपका सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। ओके, अब नेक्स्ट और थर्ड डेफिनेशन है। ओके, ये डेफिनेशन नहीं है, जो ब्लू बॉक्स में है वो डेफिनेशन नहीं है। ओके, जस्ट एक्सप्लेनेशन, ओके, लिटिल बिट। अब थर्ड डेफिनेशन, सिस्टम इज इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इज इन इट इज द, यहाँ पे सेम आएगा, ओके, नॉट सेम, देयर विल बी द वर्ड सेम, SAME। ओके, द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इन इट, ओके, इन इट इज द सेम थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम। ओके, तो क्या बोला है उन्होंने कि आपका जो सिस्टम है, ओके, जिसके अंदर गैस भरी हुई, या देखिए, जब भी मैं सिस्टम वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं बात करता हूँ उस गैस के बारे में जिसको हमने किसी कंटेनर में इनक्लोज किया है। ओके, तो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सिस्टम के अंदर आप कहीं पे भी प्रेशर मेजर करो, आपको प्रेशर की वैल्यू सेम मिलेगी। ओके, तो उस वक्त आप बोल सकते हैं कि आपका जो भी सिस्टम है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 डेफिनेशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। ओके, अब इक्विलिब्रियम का दूसरा टाइप देखेंगे हम, जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसकी भी हमारे पास 3 डेफिनेशन है। तो देखते हैं पहली डेफिनेशन, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज अ नो केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, केमिकल शब्द यहाँ पे आया है तो केमिकल रिएक्शन की बात होगी ही। ओके, तो क्या बोला है यहाँ पे कि हमारा सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब हमारे सिस्टम के अंदर, समझ लीजिए हमारा सिस्टम है, इसके अंदर हमारे गैस मॉलिक्यूल्स है, और आपको भी पता है रिएक्शन जो होती है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होती है। तो ये जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ओके, तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में अगर किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोली है यहाँ पर, देखते हैं। इफ देयर इज अ नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनादर पार्ट और अनादर पार्ट ड्यू टू डिफ्यूजन। ओके, अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत कठिन ये नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हवा है, ओके, और हवा में क्या होता है आपको भी पता है, एयर में क्या होता है, एयर में पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होते हैं। तो समझ लीजिए कि आपने परफ्यूम लगाया, आप यहाँ पे हो, ओके, और आपने लगाया परफ्यूम। ओके, तो लेट्स शो द परफ्यूम बॉटल इन टर्म्स ऑफ पिंक। ओके, तो आपने अपने बॉडी के ऊपर परफ्यूम लगाया मीन्स आपने क्या किया, परफ्यूम के जब आप परफ्यूम स्प्रे करते हो खुद के ऊपर, तो क्या होता है, जैसे परफ्यूम के पार्टिकल आपके बॉडी के ऊपर चले जाते हैं। ओके, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, समझ लीजिए।
ओके, ये हो गई एयर, ये हो गए परफ्यूम के पार्टिकल जो आपने लगाए। ओके, तो क्या होता है कि ये जो परफ्यूम के पार्टिकल है, अगर ये जो परफ्यूम के जो पार्टिकल है ये क्या हो गए, ये घुसेंगे इस एयर में। ओके, जब वो एयर में घुसेंगे परफ्यूम के पार्टिकल, तो क्या करेंगे, वो डिफ्यूज़ होंगे इसके अंदर। डिफ्यूज़ मीन्स वो क्या करेंगे, अतिक्रमण करेंगे एक तरीके से। क्या करेंगे, अतिक्रमण मीन्स उसके रीजन में घुस जाएंगे। तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स जो है आपके पिंक वाले, ये जो परफ्यूम के पार्टिकल है वो धीरे धीरे इसके अंदर ऑक्यूपाई होंगे। तो आपके जो पार्टिकल है क्या हुए, परफ्यूम के पार्टिकल वो मिक्स हो गए एयर के पार्टिकल के साथ, उसके अंदर घुस गए वो। तो ये जो पार्टिकल्स के जो दूसरे एक मटेरियल के पार्टिकल के दूसरे मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में घुस जाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, तो डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। अगर ये नहीं होगा तो आपने लगाया हुआ परफ्यूम किसी दूसरे आदमी को सूंघा, मतलब उसको स्मेल नहीं आएगी और वो आप तारीफ़ नहीं करेगा। ओके, ये मजाक का पार्ट हो गया, ठीक है। तो दैट डिफ्यूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या है हमारा जो सिस्टम है, समझ लीजिए। तो अगर हम सिस्टम को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ओके, यहाँ पे मैं अपने सिस्टम को डिवाइड करता हूँ दो पार्ट्स में। तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहाँ के पार्टिकल इस तरफ नहीं जाएंगे और यहाँ के पार्टिकल इस तरफ नहीं आएंगे। तो दैट इज़ देयर विल बी नो डिफ्यूजन। ओके, तो इस तरीके का डिफ्यूजन अगर आपके सिस्टम में नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन देखते हैं हम डिफ्यूजन की। तो वो है, ए सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद द टाइम। ओके, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की तीसरी डेफिनेशन क्या है कि वो कहती है कि आपका जो भी सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है उसके अंदर समझ लीजिए कि आपने सिस्टम के अंदर आपने समझ लीजिए HCl या फिर HCl के मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल। ओके, जस्ट एन एग्जांपल। तो इसके अंदर मैंने HCl के मॉलिक्यूल डाले। ओके, तो अब मैंने समझ लीजिए कि टाइम t इक्वल्स टू या फिर ओके टाइम की एक वैल्यू लेते हैं कि समझ लीजिए कि मैंने दोपहर के अभी कितने बजे हैं, ओके दोपहर के 2 बजे मैंने 2 PM को मैंने इसमें HCl के मॉलिक्यूल डाले और समझ लीजिए कि इस बॉक्स को मैंने 4 बजे चेक किया, 4 PM को चेक किया। तो जब मैंने इसको 4 PM को चेक किया तो 2 घंटे चले गए बीच में। तो इस बॉक्स को खोलने के बाद मुझे फिर से सिर्फ HCl के ही मॉलिक्यूल मिलने चाहिए। तो HCl के मॉलिक्यूल मिलने चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर पहले जो केमिकल कंपोजिशन था इस सिस्टम का, इसमें सिर्फ HCl के मॉलिक्यूल थे, उसे हम केमिकल कंपोजिशन कहेंगे। उसको अब जब मैंने 2 घंटे बाद इसको खोला तो मुझे फिर से यहाँ पे HCl के ही मॉलिक्यूल मिले। तो इसका मतलब पहले जो मॉलिक्यूल थे, ओके, पहले जो केमिकल जो भी मॉलिक्यूल थे यहाँ पर, वही मॉलिक्यूल, उसी तरीके के मॉलिक्यूल मुझे बाद में भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में केमिकल रिएक्शन होके कोई भलते मॉलिक्यूल नहीं बन रहे, जैसे कि HCl समझ लीजिए रिएक्ट हो गए, यहाँ पे समझ लीजिए मुझे क्लोरीन गैस मिल गई। तो इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, फिर क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिल गया, इस तरीके का कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। कब? जब आपका सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी आपका सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जो भी आपका केमिकल कंपोजिशन है आपके सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा थ्रू आउट द टाइम। तो इससे और एक डेफिनेशन बनती है हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम की, अगर नंबर ऑफ जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है आपके सिस्टम के वो अगर चेंज नहीं होते, पहले जितने थे, ओके, जिस समय आपने उसको इस चेम्बर में डाला, उसके बाद जब आप इसको देखोगे कुछ देर बाद, तो अगर समझिए 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे तो कुछ देर बाद आपको 100 ही मिलेंगे। ओके, 200 नहीं मिलेंगे या 50 नहीं मिलेंगे। ओके, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ओके, तो उसी से हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जुड़ा हुआ है। ओके, अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें तो। ओके, तो जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन।
लास्ट है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो भी टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का, अगर वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट और जो चेंज नहीं हो रहा है समय के हिसाब से, तभी हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आप कहीं पे भी चेक कीजिए टेम्परेचर, ओके, आप हमारे अपने सिस्टम का टेम्परेचर कहीं पे भी चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए या फिर यहाँ पे चेक कीजिए, जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो हमेशा सरीख ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ओके, ना समय के हिसाब से ना इसके यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से। तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। उस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल और इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके, इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ऑलरेडी देख चुके हैं हम इस फॉर्मूले को। ये था आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर जिसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते थे वहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल। तो ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है स्टेट वेरिएबल की ध्यान में रखने के लिए, ओके। तो जो भी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है हमारे थर्मोडायनामिक सिस्टम की, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं जो भी हमारे माइक्रोस्कोपिक जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। तो ये जो भी वेरिएबल्स हैं, ओके, इनको हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनको, ओके, या फिर थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल कहते हैं। तो ये जो भी हमारे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, ओके, इन सारे वेरिएबल्स की जो स्पेसिफिक वैल्यू होती है वो उससे हम हमारे सिस्टम की स्टेट बता सकते हैं, इसीलिए हम इसको स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं, ओके। तो जैसे अगर प्रेशर की वैल्यू कोई तो भी स्पेसिफिक है, वॉल्यूम की वैल्यू कोई तो भी स्पेसिफिक है, फिक्स है, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है, तो हमारी जो सिस्टम है उसकी जो स्टेट है वो भी फिक्स रहेगी, ओके। अगर समझिए हमारे गैस का टेम्परेचर एक जगह 100 डिग्री है और एक जगह 200 डिग्री है, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी दोनों केस में। तो दोनों भी चीज़ें अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ओके। तो इन वेरिएबल्स का जो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो गई, तो हमको नई स्टेट मिलेगी, ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में आगे चल के फेज़ वेरिएशन, फेज़ इक्विलिब्रियम के बारे में हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, उस समय हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में होना ज़रूरी है, ओके। अब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द गैस इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय द वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स, ओके। ये सारे के सारे स्टेट वेरिएबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके, या डिस्क्राइब कर चुके हैं इन्हें। तो इनकी वैल्यू पता चलने पर आपको आपके सिस्टम की स्टेट पता चलेगी, ओके। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ गैस, ओके, इन केस ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इंजन। तो हमने यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस कंसिडर किया है, तो उसका हमने एग्जांपल लिया है फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल इंजन, ओके। इट्स स्टेट कैन बी डिस्क्राइब बाय द स्टेट वेरिएबल बट वी नीड द कंपोजिशन टू डिस्क्राइब इट्स स्टेट, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है कि इट्स स्टेट कैन बी डिस्क्राइब बाय स्टेट वेरिएबल्स, ओके। तो जो भी मिक्सचर ऑफ गैस है, ओके, और हमने मिक्सचर ऑफ गैस फ्यूल के साथ, ओके। देखिए जब आपकी गाड़ी जो भी आपका व्हीकल है जिसमें जो पेट्रोल या डीजल से चलता है, वहाँ पे क्या होता है कि पेट्रोल की जो वेपर है वो मिक्स होती है, ओके। समझ ली जो पेट्रोल की जो वेपर है, ओके, पेट्रोल वेपर, ओके, पेट्रोल की वेपर ये मिक्स होती है एयर के साथ, ओके, आपके चेम्बर में, ओके। जो चेम्बर रहता है आपका जिसके अंदर ब्लास्ट होता है, ओके, उस चेम्बर के अंदर पेट्रोल की वेपर और एयर क्या होती है, ये दोनों मिक्स होकर यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे लगा रहता है आपका स्पार्क प्लग। जब स्पार्क प्लग से स्पार्क होता है तब यहाँ पे होता है ब्लास्ट, ओके। तो जो भी आपका जो भी सिलेंडर है, उसे हम सिलेंडर ही कहते हैं, जो भी सिलेंडर है आपके व्हीकल में लगा हुआ, ओके,
तो आपने सुना होगा 6 सिलेंडर इंजन, 2 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन, ओके, 1 सिलेंडर इंजन। तो जो भी सिलेंडर है वहाँ पे जो भी आपकी गैस जो भी यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल नहीं होता या पेट्रोल की वेपर नहीं होती, वहाँ पे पेट्रोल प्लस एयर भी होती है। तो यहाँ पे ब्लास्ट होता है, जिसके कारण हमारा पिस्टन पीछे की तरफ जाता है और वहाँ पे हमारी गाड़ी आगे चलती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें जो भी स्टेट है हमारे गैस और हमारी जो भी मिक्सचर है गैस की, जो कि जिसमें एयर और पेट्रोल की वेपर है, अगर हमें उसको डिस्क्राइब करना है, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में, पर उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे पहले कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर हमारे पास सिस्टम के जो भी आपका सिस्टम है उसका कंपोजिशन ही नहीं है, अब कंपोजिशन का मतलब हुआ कि आपका सिस्टम किससे बना है, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन की, तो कंपोजिशन मीन्स कैसे, उसमें पेट्रोल वेपर कितनी है, उसमें एयर कितनी है, उसमें अगर समझ लीजिए 2% पेट्रोल वेपर है, ओके, और 98% समझ लीजिए एयर है, ओके। तो अगर आपको इसे हम कंपोजिशन कहेंगे, तो ये अगर आपको पता है तो आप इस मिक्सचर ऑफ द गैस को एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑटोमोबाइल इंजन में जो भी यूज़ होता है जो मिक्सचर ऑफ गैस, इसकी स्टेट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो स्टेट वेरिएबल के थ्रू। पर इसके आगे भी और एक बहुत डिटेल, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है या फिर टॉपिक है, जो कि है ये जो हमारे ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। ये मुद्दा कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहे, ओके। थर्मोडायनामिक सिस्टम इज़ नॉट ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, ओके। वो इक्विलिब्रियम अचीव करता है जब हमारे स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाती है। अगर आपके सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर आपका जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर वो इनकी वैल्यूज़ अगर वेराई हो रही है, चेंज हो रही है, तो आपका सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो उसका एक एग्जांपल है कि समझ लीजिए कि एक इन्फ्लेटेड बॉल है, ओके, जिसको हमने फुगाया हुआ है। इन्फ्लेटेड मीन्स फुगाया हुआ बॉल, उसको हमने पंचर किया। अब क्या होगा, पंचर करने के बाद क्या होगा, उससे जो भी एयर है अंदर की वो एक्सपांड होगी बाहर, वो एक्सपांड होगी, ओके। कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। तो ये जो बॉल है यहाँ से एयर बाहर की तरफ निकलेगी, एयर क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ये होगी आपकी एयर, ओके। तो ये बाहर की तरफ निकलेगी और एक्सपांड होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, ओके। दिस इज़ नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब क्या हो रहा है, आपके जो भी ये है, आपका जो भी बॉल है, इससे एयर क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ओके। तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो भी प्रेशर है आपके बॉल के अंदर का, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो कम होते जाएगा, एक। और जो एयर भी है आपकी बाहर की, ओके, बाहर में जो सराउंडिंग में जो भी एयर है, ये एयर जब उसमें मिक्स होगी तो उसका भी प्रेशर चेंज होगा। तो प्रेशर की जो वैल्यू है ना बॉल के अंदर कांस्टेंट है ना बॉल के बाहर सराउंडिंग में, ओके। तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, ओके। तो इसके कारण हम ये जो भी इवेंट है, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि हमारा जो सिस्टम है, ओके, वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, the fuel or a mixture of petrol vapor in a cylinder of automobile engine undergoes an explosion, okay, chemical reaction, okay, when ignited by the spark it is not an equilibrium state, okay। तो क्या दिया यहाँ पर, तो क्या दिया यहाँ पर कि आपका ये जो सिलेंडर है, ओके, आपकी गाड़ी में जो सिलेंडर लगा हुआ होता है, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है आपकी एयर और पेट्रोल की वेपर। तो क्या होता है यहाँ पे होता है एक्सप्लोजन, ओके, एक धमाका होता है यहाँ पर, ओके। धमाके को ऑरेंज रंग से रिप्रेजेंट करते हैं अपन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे होता है धमाका होता है। तो ये सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं होता, ये एक्सप्लोजन होता है केमिकल रिएक्शन के कारण, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे होती है केमिकल रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई तो आपके सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा।
अगर उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो देयर इज़ नो केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो आप नहीं बोल सकते कि आपका जो भी सिस्टम है, ओके, आपकी गाड़ी के अंदर जो भी सिस्टम है, जो भी सिलेंडर है उसके अंदर गैस भरी हुई है, उसे हम सिस्टम कहेंगे यहाँ पर, ओके, उसे हम सिस्टम कहेंगे यहाँ पर, ओके, तो उसे हम सिस्टम कहेंगे यहाँ पर, ओके। तो ये जो भी हमारा सिस्टम है, ओके, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ओके। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता। वो तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा जब तक हमारे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो जाती, ओके। द सिस्टम विच इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। हम हमारे सिस्टम को, उस सिस्टम को जो कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते स्टेट वेरिएबल्स के फॉर्म में, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू तो हमेशा कंटिन्यू चेंज होती जाएगी, तो इसकी तो कोई फिक्स वैल्यू है नहीं, ओके। तो यहाँ पे लिख दे, ओके। तो फिक्स वैल्यू तो नहीं रहेगी, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी, ओके। तो उससे क्या हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू तो लिख नहीं सकते फिर, ओके, ये भी पॉसिबल नहीं है। जिससे कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो वॉल्यूम की कोई फिक्स वैल्यू तो रहेगी नहीं, तो उससे तो स्टेट वेरिएबल का यूज़ हम यहाँ पे कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है उनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगी, ओके। इन दो एग्जांपल जो भी जहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, ओके। ओके, नेक्स्ट। अब आगे क्या होगा देखिए, eventually the air in first case and the fuel in second case reaches uniform temperature and pressure, okay, and attained thermal and mechanical equilibrium with the surrounding। तो कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद अगर आपका जो भी बॉल है, बॉल से जो हवा है वो कंटिन्यूसली निकलते जाएगी, कुछ देर बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है या प्रेशर है बॉल के अंदर का, उसका वो प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर कुछ देर बाद सेम हो जाएगा, ओके। सेम आपके फ्यूल के केस में भी वही होगा कि जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का और आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कुछ देर बाद सेम हो जाएगा। तो जिस समय ये होगा कुछ देर बाद, ओके, आपका सिस्टम वहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा सराउंडिंग के साथ, ओके। तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपका सिस्टम कुछ देर बाद थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। तो जब तक आपका सिस्टम की में जो भी आपके सिस्टम को डिफाइन करने वाले जो भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जब तक फिक्स नहीं हो जाते यार, जब तक इनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती, ओके, तब तक आप नहीं बोल सकते कि आपका जो सिस्टम है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ओके। और जो एग्जांपल हमने पहले देखे उन एग्जांपल्स में भी यही देखा है हमने कि वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं थी, वो चेंज होती जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद प्रेशर की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स हो गई, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स हो गई, और आपका सिस्टम जो है वो उसने मैकेनिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर दिया, दैट इज़ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आसान शब्दों में कहें तो बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल डिस्क्राइब्स, जो भी हमारे थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ओके, या नहीं है, ये भी बोल सकते हैं, ओके। सो दैट्स इजी, ओके। नेक्स्ट, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो जो भी हमारे स्टेट वेरिएबल्स जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हो गया, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ़ मोल्स, ओके, ये सारे हैं हमारे स्टेट वेरिएबल्स। और ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन या फिर फार्मूला जो इनके बीच का रिलेशन बताता है, ओके, इनके बीच का संबंध बताता है, उसी इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसका एग्जाम्पल हुआ आइडियल गैस इक्वेशन, आपको पता है, जो कि है PV = nRT। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स, टेम्परेचर, इनके बीच का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए है, ओके। यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर P है प्रेशर, V है वॉल्यूम,
T है टेम्परेचर, N है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और R है यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, अब देखते हैं फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस, ओके, फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस दैट इज गिवन n, ओके, n इज फिक्स, समझ लीजिए कि n की वैल्यू फिक्स है, ओके। देयर आर दस ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर n की वैल्यू अपन को फिक्स कर लेते हैं, r तो कांस्टेंट है ही, ओके, और n की वैल्यू को हम कर लेते हैं कांस्टेंट, ओके, n की वैल्यू समझ लीजिए यहाँ पे है कांस्टेंट, ओके। तो r तो कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे फिर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल बचते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे n और r तो कांस्टेंट है, ओके। तो कौन से वेरिएबल है, प्रेशर और वॉल्यूम, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट लेना पड़ेगा, ओके। तो 3 वेरिएबल यहाँ पे कांस्टेंट है, 3 वेरिएबल नहीं, यहाँ पे n वेरिएबल है, r तो कांस्टेंट ही है, तो n और t यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, ओके। ये दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके कारण p रहेगा v। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT। तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे वॉल्यूम को, जो कि है बॉयल्स लॉ, ओके। देखिए नई चीज़ नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। फिर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके। ये सारे लॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको एक PV डायग्राम दी हुई है, ओके। तो ये PV डायग्राम को कैसे मिलेगी, आप अगर मैथ्स में आपने देखा हो LPV में, तो आपके पास इक्वेशंस होते थे, इक्वेशन से आप डायग्राम्स बनाते थे। तो सेम PV इज इक्वल्स टू nRT, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है आपको, ओके। और इस इक्वेशन से ध्यान में रख के आपको एक डायग्राम बनानी है जिसे हम PV डायग्राम कहते हैं। इस डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक PV डायग्राम दी हुई है हमको, तो यहाँ पे हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है प्रेशर और x एक्सिस पे प्लॉट किया है वॉल्यूम, और यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ये रही, वॉल्यूम की ये रहा हमारे वॉल्यूम 1, उसके लिए प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है। आप जानते हैं कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अगर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है तो वॉल्यूम की वैल्यू कम रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे कम है P2, तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। तो जब भी इन्वर्स रिलेशन जब भी होता है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से ही आता है, ओके। सो कोई भी क्वांटिटी, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम है, तो आपका ग्राफ कुछ इसी तरीके से आएगा। ये हो गया इन्वर्स रिलेशन के लिए, और डायरेक्ट रिलेशन के लिए हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आता है, ओके। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है हमारा, ये इसे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम भी कहते हैं हम, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। और ये जो कर्व है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं हमारी PV कर्व। ये कर्व कौन सी है हमारी, दिस कर्व इज कॉल्ड एज PV या कर्व, PV कर्व, ओके। तो इस तरीके की डायग्राम होती है, ओके। दैट फिगर शोज द PV डायग्राम फॉर आइडियल गैस एट सम कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो डायग्राम है ये हमें मिलेगी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, जो कि ये हमारा PV इज इक्वल्स टू nRT। नेक्स्ट, द प्रेशर वॉल्यूम कर्व फॉर अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर लिया है, ये ग्राफ ड्रॉ करते वक्त टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट लिया है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी हमें P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम कर्व जब हमने ड्रॉ की या फिर बनाई, तो उस समय हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, तो इस तरह इसको हम बोलते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वहाँ पर वो है आइसोथर्मिक प्रोसेस। तो प्रोसेस के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इस कर्व को हम आइसोथर्म भी कहते हैं, ओके। इस कर्व को हम आइसोथर्म कर्व ही कहते हैं, ओके। और फिर से एक बार वही कहना चाहूँगा कि जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, हम बात करते हैं उस गैस की जिसको हमने सिलेंडर में भरा हुआ है और सिलेंडर पे लगा हुआ है एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन, ओके। सिलेंडर, ओके, उसके अंदर हमारी गैस, ओके, और इसके ऊपर हमने फिट किया हमारा पिस्टन, ओके।
एक मूवेबल पिस्टन। तो ये है हमारा सिस्टम। तो जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं हम ऐसा ही कुछ तो भी सिनेरियो की बात करते हैं। अब नोट देखते हैं एक पहली नोट, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड पीवी डायग्राम आर वेरी यूजफुल फॉर स्टडिंग इट्स बिहेवियर। तो देखिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ओके आपके सिस्टम का, और जो भी पीवी डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके सिस्टम के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए कि आपका सिस्टम किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसके चेंज को स्टडी करने के लिए। बिहेवियर मीन्स चेंजेस। ओके, नेक्स्ट है रियल गैस में हैव कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ऑफ स्टेट ओके एंड देयरफॉर कॉम्प्लिकेटेड पीवी डायग्राम। जो हमारी रियल गैस होती है वहाँ पे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये इक्वेशन है आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए ये इक्वेशन काम नहीं करता। ओके, कौन सा इक्वेशन काम करता है ये आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, पर फिर भी आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, फिर भी मैंने उसे यहाँ पे लिया है। ये आपको बीएससी में मिल जाएगा, बीएससी की बुक में था, और जब हम 12th में थे तब हमको भी ये इक्वेशन पढ़ाया गया था। तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन होता है रियल गैस का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पीवी नहीं है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो ये 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ रियल गैस के लिए इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P प्लस A/V²। ओके, ब्रैकेट में पीवी नहीं है, यहाँ पे P के जगह है P प्लस A/V²। यहाँ पे है V के जगह यहाँ पे V माइनस B, और यहाँ पे सेम RT। यहाँ पे A और B है वैन डर वाल कांस्टेंट। इस इक्वेशन को इजाद किया था या बनाया था वैन डर वाल्स ने। ओके, और इसकी जो कर्व आती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो होती है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं इन दोनों कर्व को कंपेयर करके, यहाँ पे सीधी एक कर्व है ओके आइडियल गैस के लिए, और जब अगर हम रियल गैस की बात करें तो कर्व कुछ इस तरीके से आती है। ओके, सो दैट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, बट just for create the interest in you, I just want to tell you okay कि ये भी चीज़ें होती हैं। तो that's it for today। इसके बाद के लेक्चर में हम और पीवी डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ पीवी डायग्राम्स के बारे में, अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर्स के लिए पीवी डायग्राम देखेंगे। अलग अलग टेम्परेचर इन द सेंस अलग टेम्परेचर फिक्स करके पीवी डायग्राम देखेंगे, वॉल्यूम फिक्स करके पीवी डायग्राम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।